इतिहास जानवर से आदमी और आदमी से मनुष्य बनने की यात्रा का दूसरा नाम है। यह आदमी के जद्दोजहद का परिणाम है जिसे लिखित रूप दिया गया है। भारत का इतिहास कहीं न कहीं यूरोप के इतिहास से प्रभावित रहा है। इसके लेखन में यूरोप के इतिहास दर्शन, यूरोप की सांस्कृतिक, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी इतिहास लेखन में परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि कि ओशो कहा करते थे कि इतिहास विजेता की कलम से लिखा जाता है, और यह वास्तव में दिखाई देता है जब डॉक्टर कलाम कहते हैं, इसको कोट करता हूँ डॉक्टर कलाम को, प्रातः स्मरणीय डॉक्टर कलाम कहते थे, हमेशा कहते थे, बहुत सारे वैज्ञानिक जो तथ्यों पर बात होती थी यूरोप के पार्लियामेंट में भी, स्वीडन या स्विट्जरलैंड में, जो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है इस समय, तो वहाँ के पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट में जब स्पीच दिया था तो उन्होंने इस बात को रेखांकित भी किया था कई बार अपने विंग्स ऑफ फायर और तमाम किताबों में, तेजस्वी मन, इग्नाइटेड माइंड्स में भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि भारत के का जो एकेडमिक्स है, भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, कहीं न कहीं यूरोप से प्रभावित रहा है और हम अपने नेटिव्स नॉलेज को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो कहीं न कहीं इतिहास में मैकाले का जो दृष्टिकोण था, यूरोप से ज़्यादा उचित होगा ये कहना कि इंग्लैंड जो कॉलोनियल माइंडसेट था वो हमारे इतिहास लेखन में, और मैक्स मुलर की बहुत सारी व्याख्याएं, जो वेद पर की व्याख्याएं की, कुछ व्याख्याएं ऐसी उन्होंने कर दी हैं। मैं मैक्स मुलर की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन कुछ व्याख्याएं ऐसी हो गई हैं जिसको जब तक आपको किसी विषय की बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, केवल संस्कृत का ज्ञान, किसी भाषा का ज्ञान होने से ही आप बहुत बड़े ट्रांसलेटर नहीं बन सकते हैं। उसी प्रकार मैक्स मुलर बहुत विद्वान हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी व्याख्याएं हो गई हैं वेदों की जिसकी वजह से बहुत सारा भ्रम पैदा हुआ, और वो भ्रम कई शताब्दियों तक दिखाई देता है, जिसकी वजह से भारत के समाज की जो संरचना है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई और बहुत सारा जो कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देता है। उस पर बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूँगा। हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ का उद्देश्य क्या है कि हम भारत के इतिहास की एक जो झलक है, इसमें हम पढ़ते समय ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब तक आप यूरोप के इतिहास को नहीं समझेंगे सही मायने में, और यूरोप के इतिहास को अगर समझना है तो फ्रांस को समझना होगा, फ्रांस को पढ़ना होगा, फ्रांस की समझ, फ्रांस की क्रांति की समझ आपको पैदा करने को, कि जब हमारा संविधान बनता है तो उसमें फ्रांस के जो क्रांति के बहुत सारे शब्दों को हमने लिया हुआ है। कभी कभी ये लोग कहते हैं कि हमारा संविधान बोरोड है, लेकिन हमने अच्छी चीज़ें लेने का प्रयास किया, क्योंकि हमारा ऋग्वेद कहता है आनुभद्रा कर्तव्य यंतु विशुद्ध, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। और भाई ये भारतीय सनातन परंपरा कहा जाए उसमें का ही बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत के जीवन दर्शन का हिस्सा है। तो मेरा प्रयास है कि हम एक वाचन करें, और इसमें वाचन की ही ज़रूरत है, क्योंकि इसमें किताब में तो बिल्कुल इस तरीके से परोसा गया है चीज़ों को, जिसमें एक बच्चा बड़े आसानी से इसको ग्रहण कर सकता है, आत्मसात कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। तो हमारा एक प्रयास है, फ्रांस की राज्य क्रांति का ये पहला लेसन है हमारा, पूंजीवादी सत्ता का उत्कर्ष। चलिए तो स्टार्ट करते, लेट अस स्टार्ट। समाज की भौतिक स्थिति में ही परिवर्तन की अनिवार्यता निहित होती है। यह परिवर्तन स्वतः धीरे धीरे होता रहता है, लेकिन जब गतिरोध पैदा होता है तो समाज में एक उद्वेलन पैदा होता है। समाज के जिस वर्ग के हाथ में सत्ता होता है वह तो परिवर्तन नहीं चाहता, या उसी हद तक चाहता है जहाँ तक उसके हित सुरक्षित रह सके। अन्य लोग जब इस स्थिति में बहुत असंतुष्ट होने लगते हैं और विरोध के मुखर होने की संभावना हो जाती है, तब सुधार किए जाते हैं ताकि सतह पर थोड़े परिवर्तन का भ्रम खड़ा करके मूलतः समाज का स्वरूप वही बना रहे और सत्ताधारी वर्ग का लाभ होता रहे। लेकिन कभी कभी सुधार पर्याप्त नहीं होते, या सुधार होते ही नहीं है और असंतोष बढ़ता रहता है। असंतुष्ट वर्गों में जब चेतना आती है तब वह क्षुब्ध होता है। जब उसे अपनी ताकत और विरोधियों की कमजोरियों का एहसास हो जाता है तब वह उठ खड़ा होता है और समाज के स्वरूप में कुछ मौलिक परिवर्तन करना चाहता है।
ऐसे ही संघर्ष में क्रांति का जन्म जन्म होता है। बहुत सुंदर। फ्रांस में 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। वहाँ का मध्यम वर्ग सचेतन और सुसंगठित हो चला था, क्योंकि बढ़ता हुआ व्यवसाय उसके हाथ में था। लेकिन राजतंत्र का केंद्रीकरण बढ़ता ही जा रहा था और सारे देश की धुरी एकमात्र राजा हो गया था। यह स्थिति केवल कुछ कुलीनों और राज परिवार के हित में थी। कमोबेश यही स्थिति सारे यूरोप में थी। केवल इंग्लैंड में पार्लियामेंट के माध्यम से राज्य की सत्ता में अधिकाधिक लोग हिस्सेदार होते जा रहे थे। मध्य यूरोप के देशों में भी प्रबुद्ध निरंकुशता इनलाइटेड डिपोटिज्म के नाम पर थोड़े बहुत सुधार ही हो रहे थे। लेकिन फ्रांस में परिवर्तन सबसे अधिक आवश्यक था और वही यथास्थिति टूट नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में असंतोष, चेतना और परिवर्तन के लिए सक्षमता का एहसास उमड़ घुमड़ कर एक अयोग्य राजा के भ्रष्ट तंत्र के विरुद्ध 1789 में फूट पड़ा था। देखिए, अभी 1789 को याद करना है, इसके 200 साल बाद मैंने अपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया था। पूरे 10 वर्षों तक फ्रांस में उथल पुथल होती रही। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत से आमूल परिवर्तन हुए और फ्रांस अब पहले जैसा नहीं रह सका। इसलिए इसे क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के बीज उसी समाज और व्यवस्था में थे जिसे पुरातन व्यवस्था कहते हैं। पुरातन व्यवस्था और क्रांति के बीज। क्रांति के पहले की व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था, ऑसिया रेजिम कहा जाता है। क्रांति के बीज कहाँ और क्यों थे, इसे समझने के लिए उस भूमि का सर्वेक्षण आवश्यक है। फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करने पर ही हम जान सकेंगे कि क्रांति क्यों हुई और फ्रांस में ही क्यों हुई। इसी संदर्भ में हम उन विचारों से भी परिचित हो जाएंगे जिन्होंने परिवर्तन के अनुकूल मानसिकता का निर्माण किया था। राजनीतिक स्थिति। हेनरी चतुर्थ के समय से ही फ्रांस का बुर्बो वंश का राज्य था। राष्ट्रीय राजतंत्र के अभ्युदय के साथ यह वंश फ्रांस की बढ़ती राष्ट्रीय चेतना के साथ एकाकार होता जा रहा था। लेकिन बुर्बो वंश अपने अतीत में खोया हुआ था। न पुराना भूलता था और न नया सीखता ही था। दे नेवर फॉरगेट एनीथिंग, दे नेवर लर्नड एनीथिंग। रिसलियू ने जब से सामंतों का दमन कर उन्हें सुंदर कठपुतलियों में परिवर्तित कर दिया था, राजा निरंकुश होता जा रहा था। लुई 14वां तो स्वयं को ही राज्य का मूर्त रूप, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट कहता था। आप समझ लीजिए, ये कुछ न कुछ दुर्योधन या कह लीजिए कृष्ण ने जिसकी हत्या की थी, जिसके 99 गलतियों को माफ़ करने का वचन दिया था और 100वीं गलती पर ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम, कुछ इस तरह की स्थिति कि मैं ही सब कुछ हूँ। कंस की स्थिति ऐसी थी। उसने जैसा केंद्रीकरण किया था उसमें राजा का योग्य होना आवश्यक था। वह स्वयं बड़ी शान शौकत से राज्य करता रहा और फ्रांस के लिए प्राकृतिक सीमाओं की तलाश में निरंतर युद्धरत रहने के बावजूद अपनी नई राजधानी वर्साई पर संपूर्ण यूरोप का ध्यान केंद्रित रख सका। लेकिन मरने के समय उसे अपनी असफलता का एहसास हो चला था। उसने अपने उत्तराधिकारियों को सलाह दी थी, जनहित के कार्य करना, युद्ध न करना और सही सलाहकार रखना। लुई 15वां जब गद्दी पर बैठा तो उसे परम प्रिय बेइनेमे लुई कहकर पुकारा गया। लेकिन वह केवल एक कमज़ोर ही नहीं बल्कि विलासी और फ्रांस तथा अपने हितों के प्रति भी लापरवाह सिद्ध हुआ। उसने पड़ोसियों से युद्ध मोल लिया और फ्रांस के पुराने प्रतिद्वंदियों अंग्रेज़ों से बिना तैयारी किए ही लड़ता रहा। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार
और सप्तवर्षीय युद्धों में फ्रांस पराजित हुआ और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। वर्साई का जीवन विलासिता और षड्यंत्रों का केंद्र होता गया। राज्य की रखेलों का प्रभाव बढ़ता गया और राज्य का तंत्र खोखला होता गया, यहाँ तक कि उसके राज्य को रखेलों की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ मिस्ट्रेस कहा गया। मृत्यु के पूर्व उसे भी इसका बोध हुआ और उसने कहा था, मेरे मरने के बाद प्रलय होगा। आफ्टर मी द डिल्यूज। और वस्तुतः उसकी मृत्यु के 15 वर्षों के बाद ही फ्रांस में क्रांति हुई, जिसने बुर्बो वंश की सत्ता समाप्त कर दी। लुई 16वां यदि एक साधारण गृहस्थ रहा होता तो उसका जीवन सफल कहा जा सकता था, लेकिन जिस अवधि में वह जिस देश का राजा था वह उसके लिए सर्वदा अनुपयुक्त था। उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं थी, उसमें न तो स्वयं निर्णय कर सकने की क्षमता थी और न ही वह किसी दूसरे की सही सलाह समझ सकता था। उसे विलासी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह महल की खिड़की से शिकार खेलने और तालों की मरम्मत करने जैसे निरर्थक कार्यों में मनोरंजन ढूंढता रहता था। राज्यों की समस्याओं में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी और न ही इसके लिए वह कुछ कर सकता था। एक के बाद एक उसने कई मंत्रियों को नियुक्त किया, परंतु दृढ़ विचारों का न होने के कारण किसी न किसी की शिकायत सुनकर उन्हें बर्खास्त भी कर देता था। उसकी अदूरदर्शिता और अनभिज्ञता का इससे बड़ा परिणाम क्या होगा कि 1789 में जुलाई मास तक घटित फ्रांस की घटनाओं का वह महत्व ही नहीं समझ पाया। उसकी पत्नी मारी आंतुआनेत उसके लिए एक बोझ थी। यदि वह सुंदरी केवल श्रृंगार और दिखावे में व्यस्त रहती तो भी ठीक था, परंतु वह राजनीति में भी हस्तक्षेप करती थी। वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और ऑस्ट्रिया से पुरानी दुश्मनी होने के नाते फ्रांस के लोग उसे विदेशी और घृणित ऑस्ट्रियन कहते थे। उसकी माँ और भाई बराबर यह चेतावनी देते थे कि वह राजनीति में दखल न दे, लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह लुई को न तो सही सलाह दे सकती थी और न ही उससे प्रेम करते हुए उसके हित की बात सोच सकती थी। वर्साय के बाहर की दुनिया से वह सर्वथा अनभिज्ञ थी, तभी तो उसने उन लोगों को केक खाने की सलाह दी थी जिन्हें रोटी तक नहीं मिलती थी। ऐसी महिला क्रांति के पहले तो बोझ थी ही, क्रांति के बाद उसके षड्यंत्रों में फंसकर लुई ने और अधिक गलतियां की और अपनी मौत का सामान जुटाया। राजा की व्यक्तिगत संपत्ति और राजकोष में कोई अंतर नहीं था। राज परिवार मनमाना धन खर्च कर सकता था। राजा और रानी दोनों में से कोई भी देश की तत्कालीन स्थितियों का आकलन कर सकने में सक्षम नहीं था और न ही किसी में स्थितियों को संभालने की योग्यता थी। तुर्जो, नेकर और मिराबो जैसे लोगों ने जब उचित सलाह देकर उन्हें संकट से उबारना चाहा, तब भी वे यह निर्णय नहीं कर पाए कि उचित और अनुचित क्या है। राजा को कोलबेर और रिस्लू जैसे मंत्री भी उपलब्ध नहीं थे। राजागण सामंतों का विरोध करने में मध्यम वर्ग से सहयोग करते आए, लेकिन इस वर्ग को इस तरह की मान्यता नहीं मिली थी जिससे वह राजा का पूर्ण समर्थक और उसके तंत्र का वाहक बन जाए। सामंत अकर्मण्य हो गए थे, कर्मचारी अनियंत्रित एवं भ्रष्ट थे। फ्रांस का राजनीतिक जीवन राजधानी में कैद था। लगभग 175 वर्षों से फ्रांस की प्रतिनिधि सभा, स्टेट्स जनरल का अधिवेशन नहीं था। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाएं भी निर्जीव थीं। प्रांतों में केंद्र का नियंत्रण ढीला पड़ गया था। संपूर्ण देश कई तरह की इकाइयों, धार्मिक, प्रशासकीय, शैक्षणिक आदि में बटा हुआ था।
फ्रांस की सीमाओं पर स्थिति प्रांत जैसे ब्रितानी, प्रोवांस आदि जब फ्रांस में मिलाए गए तो उनके कानूनों और संस्थाओं आदि में विशेष परिवर्तन नहीं किया गया और अलग अलग प्रांतों में उनकी ऐतिहासिक भिन्नताएं बनी रही। पूरे देश में लगभग 285 स्थानीय विधि प्रणालियां प्रचलित थीं। व्यापार की दृष्टि से भी देश विभाजित था। जगह जगह चुंगी की सीमाएं थीं। उन्हें बांधने वाला एकमात्र उपादान केंद्रीय प्रशासन था, जो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं, क्रय शक्ति था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नगण्य थी। एक प्रकार का वारंट लेत्र द काशे जारी कर किसी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए ही उसे जेल में रखा जा सकता था। कानून का कोई महत्व नहीं रह गया था। कुछ इस तरह का जैसे अनुभव हो रहा है जैसे 1977 में इमरजेंसी के समय था। कानून का कोई महत्व नहीं रह गया था। इस तरह प्रजा की धन संपदा ही नहीं, उनके शरीर के साथ भी मनमाना व्यवहार होता था। फ्रांस के राजनीतिक जीवन में एक तरह की सड़ांध पैदा हो गई थी। इस जीवन में न तो इंग्लैंड के समान गतिशीलता थी और न ही प्रशा की तरह तथाकथित प्रबुद्धता। सारी व्यवस्था एक वर्ग, एक व्यक्ति और एक परिवार के हित में थी तथा वह व्यक्ति स्वयं अपने हितों के प्रति अचेत और अयोग्य था। बाकी सभी समर्थ लोग अपने ढंग से अपने हित साधन में रत थे। सारांश यह कि फ्रांस का राजनीतिक जीवन भ्रष्ट, गतिहीन और जर्जर हो चला था और सत्ताधारी लोग यथास्थितिवाद के पक्ष में चिपककर परिवर्तन के लिए तैयार ही नहीं थे। सामाजिक दशा। फ्रांसीसी समाज बुरी तरह विषम और विघटित था। समाज में 3 तरह के लोग थे: पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग। इस कैथोलिक बहुल देश में पादरियों का प्रभाव पूरे जनजीवन पर छाया हुआ था। इन पादरियों का महत्व भी उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार बढ़ता रहता था। पद खरीदे जा सकते थे। सामंतों के पास फ्रांस की अधिकांश भूमि थी, परंतु जब से उनकी जमींदारी और रियासतों की देखभाल राज्य के कर्मचारी करने लगे थे, तब से वह शोभा यात्राओं और मनोरंजन केंद्रों में गुड़ियों की तरह सुशोभित मात्र रहने लगे थे। ये दोनों ही वर्ग विशेषाधिकारों से संपन्न थे और समाज में उनका सम्मान था। कुलीनों और अभिजात्य वर्ग का महत्व होने से ही अयोग्य और भ्रष्ट पादरी तथा सामंतगण समाज में प्रतिष्ठित थे, जबकि योग्य और संभ्रांत मध्यम वर्गीय व्यक्ति या सामान्य जन किंचित सम्मान से भी वंचित रह जाता था और कभी कभी उसे अपमानित भी होना पड़ता था। तृतीय वर्ग समाज के बहुमत किसान, मजदूर और नौकरी पेशा करने वाले लोगों का था। ये लोग सामाजिक विषमता और प्रतिदिन की अपमानजनक स्थितियों से त्रस्त थे। विशेषतः नगरों में रहने वाले लोग, जिनके पास कुलीनता के अतिरिक्त सब था, अधिक क्षुब्ध रहते थे। ऐसी परिस्थिति में धर्म का वही स्वरूप स्वीकार्य था जो चर्च को मान्य हो। पादरियों का समर्थ वर्ग भ्रष्ट और चापलूस होने के बावजूद समाज के हर अंग पर हावी था। गैर कैथोलिकों को सामान्य नागरिक भी नहीं समझा सकता था और प्रोटेस्टेंट लोगों के विवाह, उनकी संतान और संपत्ति संबंधी इच्छाओं को कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं था। यही विषमता एक ओर धीरे धीरे आपसी तनाव की वृद्धि करने और दूसरी ओर नई चेतना के प्रसार का कारण बनी। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए वहाँ की कृषि, उद्योग, कर व्यवस्था, व्यवसाय और लोगों का जीवन देखना पड़ता है।
लफेवर के अनुसार फ्रांसीसी समाज का ढांचा सामंती था, लेकिन आर्थिक शक्ति पूंजीपति के हाथ में आती जा रही थी। यही विसंगति फ्रांस के आर्थिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। फ्रांस यूरोप के दो एक ऐसे देशों में है जिसे प्रकृति ने हर तरह से संपन्न बनाया है। फ्रांस का किसान सामान्य स्थितियों में भी अपनी ज़रूरत के लिए अनाज तो पैदा कर लेता था, लेकिन उनमें अधिकांश संख्या भूमिहीनों की ही थी। देश की अधिकांश जमीन सामंतों के पास थी और उस पर किसान काम करने के लिए मजबूर था। चूँकि सामंतों की ज़रूरत पूरी हो जाती थी, इसलिए पैदावार में उन्हें विशेष रुचि नहीं थी। किसान जिस थोड़ी बहुत ज़मीन से पैदा करता था, उसका अधिकांश भाग भूमिकर, ताई, धर्मकर, तिथे और नमककर, गैबिल के रूप में नमककर, सॉल्ट टैक्स, गैबिल कहते थे सॉल्ट टैक्स को, के रूप में राज्य या सामंतों को देना पड़ता था। नमक की बिक्री पर राज्य का एकाधिकार तो था, लेकिन करों की असमानता की यह स्थिति थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के मूल्य में कभी कभी 30 गुना फर्क होता था। इस तरह से संपन्न सामंत और पादरी विशेषाधिकार के कारण इन करों से मुक्त थे। यह कहावत चरितार्थ हो चली थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। द नोबेल्टी फाइट्स, द क्लेर्जीज प्रे एंड द पीपुल्स पे। करों के अतिरिक्त किसान को समय समय पर उपहार भी देने पड़ते थे। भ्रष्ट कर्मचारियों को खुश रखना पड़ता था और दूसरों के लिए बेगार कार्रवाई भी करनी पड़ती थी। जमींदार भी किसानों पर कर लगाते थे और अपने मनोरंजन आदि के लिए किसानों को ही इस्तेमाल करते थे। लुई 15वां के समय से ही राज्य की ओर से कृषि का महत्व समाप्त हो गया था। गांवों से राज्य का संघर्ष केवल कर वसूल करने तक था। अकाल की स्थिति होने पर भी राज्य का तंत्र इस संबंध में चुपचाप कान बंद किए रहता था। फ्रांस का उद्योग 17वीं शताब्दी से उन्नत हो चला था। उसके निर्यात पर यूरोप के राज्य निर्भर रहते थे। सल्ली और कोलबैर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किए थे। फ्रांस का विदेशों से व्यापार बढ़ा था। समकालीन अर्थशास्त्री मोसांस के अनुसार इस अवधि में निर्यात पिछली शताब्दी की अपेक्षा 4 गुना अधिक बढ़ा था। औद्योगिक क्रांति के लक्षण उभर रहे थे, लेकिन 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी के मध्य में जहां यूरोप विशेषकर इंग्लैंड में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, वहीं फ्रांस के शासक व्यवसाय को भी बृहत्तर संदर्भ में न देखकर उसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करते थे। राज्य के अयोग्य और कड़े नियंत्रण के कारण उद्योग और व्यापार की भी प्रगति नहीं हो रही थी। बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। लियो और बोर्दो जैसे औद्योगिक नगरों तथा राजधानी पेरिस में भी बेरोजगार इकट्ठा होने लगे थे। पिंडारियों जैसे लुटेरे बढ़ रहे थे। तस्करों का भी बोलबाला था। इससे तनाव बढ़ रहा था। साल्विनी ने सामंतों को स्वर्ण जड़ित निकम्मों, गिल्डेड आइडियलर्स की संज्ञा दी। ये लोग बिल्कुल ही उत्पादक तत्व नहीं रह गए थे। शातोब्रिया ने बताया कि उत्तराधिकार के दोषपूर्ण नियमों के कारण कभी कभी एक व्यक्ति को एक शिकारी कुत्ता, एक कबूतर और एक खरगोश के अतिरिक्त उत्तराधिकार में कुछ भी नहीं मिलता था। इस तरह उसकी अरुचि बढ़ती चली जाती थी। दूसरी ओर वर्साय में शान शौकत और विलासतापूर्ण जीवन पर कोई असर नहीं था। वहाँ सब कुछ पूर्ववत चल रहा था। ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर या ऋण वसूली का आसान नुस्खा इस्तेमाल होता था।
दरबारी जीवन के बारे में कहा जा सकता था कि ये लोग सांसारिक सुखों के उपभोग में अत्यंत निपुण हो गए थे और विनाश की ओर बेखटके बढ़ते जा रहे थे। अ वर्ल्ड विच हैज़ ब्रॉट द आर्ट ऑफ sensuous enjoyment to its perfections and was going to ruin with a smile। राज्य का कोई बजट नहीं था। आमदनी के अनुसार खर्च करने के बदले खर्च के हिसाब से आमदनी करने की नीति जारी थी। 1666 से 1763 तक फ्रांस लगातार युद्धरत रहा और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सेना भेज दी थी। इन युद्धों का खर्च बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। यदि समर्थ वर्ग कर मुक्त हो तो कर और ऋण की भी एक सीमा होती है। परिणाम यह था कि स्थिति डवाडोल होती जा रही थी। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता था कि फ्रांस की स्थिति यूरोप के अन्य राज्यों से खराब या भयावह थी। वास्तव में एक फ्रांसीसी का अन्य यूरोपीय लोगों की अपेक्षा बेहतर जीवन था और इसी स्थिति से उसे नई चेतना के आधार पर मौजूदा स्थितियों को समझने और नतीजे पर पहुंचने का अवसर प्राप्त होता था। वास्तविकता यह थी कि फ्रांस का अर्थतंत्र उस स्थिति में पहुंच गया था जहां कुछ आमूल परिवर्तनों के बिना उसमें विकास संभव नहीं था। पूंजीपति वर्ग राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने को बेताब था, क्योंकि यह विडंबना कब तक झेलता कि आर्थिक शक्ति उसके हाथ में हो पर राजनीतिक शक्ति से वो वंचित हो। विशेषाधिकार। फ्रांसीसी समाज की विषम समस्या विशेषाधिकार की थी। यह एक प्रकार का रोग हो चला था। परंपरा के आधार पर पादरियों और सामंतों को विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे। समाज का उद्धार करने वाला चर्च था। एक कैथोलिक ईसाई का सही जन्म तभी माना जा सकता था जब वह चर्च की शरण में जाने के संस्कार बैप्टिज्म के द्वारा एक नाम और संरक्षण प्राप्त कर ले। कैथोलिकों का विश्वास है कि मनुष्य पाप में जन्म लेता है और ईश्वर की अनुकंपा से ही उसे मुक्ति मिल सकती है। यह अनुकंपा तभी उपलब्ध होगी जब व्यक्ति को किसी चर्च का संरक्षण प्राप्त हो जाए। इस तरह संरक्षक और उद्धारक के रूप में चर्च की महत्ता का व्यवहारिक जीवन में यह अर्थ था कि चर्च की संपत्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह संपत्ति ईश्वर के नाम में समर्पित है। यही नहीं, धार्मिक कार्यों के नाम पर चर्च को जनता से दशमांश नमक कर वसूलने का अधिकार था। असंगति यह थी कि पादरियों का संपन्न वर्ग कर वसूली तो करता था, लेकिन स्वयं कर देता नहीं था। मध्य युग में वास्तविक शक्ति सामंतों के हाथ में थी। राजा नाम मात्र का था, उसे सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन सामंतों के पास ही सेना होती थी जो युद्ध होने पर राजा की ओर से लड़ती थी। राजा की ऐसी सेवा करने के बदले सामंतों को प्रतिष्ठा के अतिरिक्त यह विशेषाधिकार भी प्राप्त था कि उसे सामान्य लोगों की तरह न समझा जाए। वह राज्य के करों से स्वयं मुक्त तो था, लेकिन अपनी रियासत में जनता पर तरह तरह के कर लगा सकता था। वह किसानों से पैदावार का एक हिस्सा या उनके कुछ मवेशी जब चाहे ले सकता था। कभी कभी सामंतों के पास ही गेहूं पीसने की चक्की, शराब बनाने की भट्टी और रोटी सेकने के तंदूर हुआ करते थे, जिनके इस्तेमाल के लिए किराया देना अनिवार्य था। अपनी ज़मीन बेचने पर किसान को कभी कभी मूल्य का 20% जमींदार को देना पड़ता था। शिकार के लिए जानवर चाहिए और जानवर खेतों का भारी नुकसान करते थे, लेकिन शिकार खेलने पर केवल सामंतों का अधिकार था। इसलिए किसान जानवरों को भी नहीं मार सकते थे। हवेलियों में हजारों की संख्या में कबूतर पाले जाते थे जो खेत के खेत साफ कर जाते थे, लेकिन उन्हें मारा नहीं जा सकता था। एक तरफ वे सामान्य लोगों के कार्य से मुक्त थे, तो दूसरी तरफ प्रतिष्ठित पदों पर जैसे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में उन्हीं की नियुक्ति हो सकती थी। कुलीनता के प्रति मोह और उसके प्रति सम्मान तो था ही, लेकिन विडंबना यह कि खानदानी सामंतों की संख्या बहुत कम थी।
अधिकांश के पास तो दो एक पीढ़ी से ही खरीदी गई रियासत थी। राजा आवश्यकता पड़ने पर धन लेकर लोगों को पदवी और ओहदे बांटता था। इस दृष्टि से जो नौ सामंत वर्ग विकसित हुआ उससे लोग चिढ़ते थे, क्योंकि इनके विशेषाधिकार का कोई परंपरागत आधार नहीं था। पूंजीपति और मध्यम वर्ग के उन लोगों का ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक भी था जो सामंतों से योग्य और धनी होते हुए भी उनके ऋणदाता होने के बावजूद विशेषाधिकार से वंचित थे। बढ़ती चेतना की बौद्धिक पृष्ठभूमि। फ्रांस की स्थितियों से वहाँ की जनता विशेषकर मध्यम वर्ग पूरी तरह अवगत हो रहा था। वह समझने लगा था कि समाज में यथास्थिति सदा नहीं बनी रहेगी। परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। परिवर्तन की संभावना और उसके लिए आकांक्षा पैदा करने में फ्रांसीसी विचारकों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18वीं शताब्दी में वैचारिक स्तर पर नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा था। कोपरनिकस और गैलीलियो के बाद विज्ञान की बढ़ती हुई प्रगति और ज्ञानोदय एनलाइटमेंट का युग आया, जिसमें लेखकगण सामाजिक बुराइयों का उद्घाटन करने में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने लगे थे। उनका नारा तर्क, सहिष्णुता और मानवता, रीजन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी था। ये लोग क्रांति नहीं चाहते थे, किंतु इनके प्रभाव से परिवर्तन की प्रक्रिया को बल मिला। एंगेल्स ने इस समय के विचारक लेखन को शानदार भौतिकवादी कहा। उनके अनुसार अंतर्वस्तु और रूप, कंटेंट और फॉर्म, दोनों दृष्टियों से इस समय फ्रांसीसी आत्मा का असाधारण उत्कर्ष हुआ। उस समय जो हुआ अंतर्वस्तु की दृष्टि से उसे आज भी उच्च कोटि का समझा जाता है, पर रूप की दृष्टि से तो वह आज भी अद्वितीय माना जाता है। वॉल्टेयर बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है फ्रांस की क्रांति में। 1694 से 1778, 1694 से 1778। वॉल्टेयर अपनी लेखनी में मानो स्याही के बदले शायद विष का प्रयोग करता था। वॉल्टेयर मानो स्याही के बदले शायद विष का प्रयोग करता था अपनी लेखनी में। ऐसा इसलिए सोचना पड़ता है कि उसके व्यंग्यपूर्ण कथन काफ़ी मर्माहत करने वाले थे, जिन्होंने तत्कालीन व्यवस्था, विशेषकर सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी। कुछ ऐसा सोचिए जैसे सावरकर लिखते हों या तिलक लिखते थे केसरी में और उनको मांडले जेल भेज दिया गया था। कुछ इसी तरह का तीखापन रहा होगा। न तो वॉल्टेयर को मैंने उतना डिटेल पढ़ा नहीं है, लेकिन तिलक के बारे में जो जानता हूँ, जिनकी वजह से जेल हुआ, कुछ इस तरह का समझ सकते हैं हम समझने के लिए। ऐसा इसलिए सोचना पड़ता है कि उसके व्यंग्यपूर्ण कथन काफ़ी मर्माहत करने वाले थे, जिन्होंने तत्कालीन व्यवस्था, विशेषकर सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी थी। वॉल्टेयर न्यूटन को सीजर और सिकंदर से भी अधिक महान मानता था। उसके विचार से हमारे सम्मान का पात्र वह है जो हमारे मस्तिष्क पर सच्चाई की शक्ति से प्रभाव डालता है, वह नहीं जो हिंसा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करता है। हमें सम्मान उसका करना चाहिए जो संसार को समझता है, उसका नहीं जो उसे भ्रष्ट करता है। It is to whom he masters. It is to him who masters our minds by the force of truth, not to those enslaved men by violence. It is to him to understands, not to those who disfigure it, that we owe our reverence. वह लॉक के विचारों से बहुत प्रभावित था। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य के विचार जन्मजात नहीं होते और न ही उन पर कोई दैवीय प्रभाव होता है। मनुष्य के ज्ञान का स्रोत वे प्रभाव और अनुभूतियाँ होती हैं जो बाहर से प्रवेश करती हैं। इस प्रभाव के अनुसार वॉल्टेयर ने इंग्लैंड के संवैधानिक तंत्र का फ्रांस में प्रचार करने का बीड़ा उठाया था, क्योंकि उसके विचार से यह तंत्र ही फ्रांस की मुक्ति का एकमात्र तरीका था।
वह इंग्लैंड में व्यवसायी वर्ग की प्रतिष्ठा से बहुत प्रभावित हुआ। फ्रांस में इस वर्ग के प्रति वितृष्णा व्याप्त थी, जिसे वोल्टेयर ने अनुचित माना और देश को समृद्ध करने वाले व्यवसायी को समाज के लिए उस सामंत से अधिक उपयोगी बताया जिसकी दिनचर्या राजा के सोकर उठने से लेकर फिर सो जाने के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। सामंत और मध्य वर्ग के अंतर्विरोध को देखते हुए हमें वोल्टेयर के विचारों में पूंजीगत वर्ग के प्रति पक्षधरता का आभास मिलता है और इस प्रकार फ्रांस में बुर्जुआ क्रांति की पृष्ठभूमि साफ होती है। अब देखिए कुछ भारत की स्थितियों को देखिए, जिस तरह से व्यवसायियों के प्रति एक, जैसे कुछ खास व्यवसायी जिस बार बार कहा था अडानी अंबानी, तो उस तरह की स्थिति व्यवसायियों के प्रति एक जो घृणा का भाव पैदा किया रहा है, कुछ इसी तरह वोल्टेयर ने इसका विरोध किया था। तो क्योंकि व्यवसायी विकास की धारा को नया आयाम देते हैं, इसलिए किसी भी वर्ग से घृणा नहीं की जा सकती। हाँ, अच्छाई और बुराई के आधार पर उसको की आलोचना जरूर होनी चाहिए। वोल्टेयर नास्तिक नहीं था, लेकिन उसका मत था कि ईश्वर अपने को प्रकृति और मानव हृदय में अभिव्यक्त करता है, बाइबिल और चर्च में नहीं। इसलिए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही चर्चों का आलोचक था। वह पोप को विदेशी पादरी कहा करता था और कैथोलिक चर्च तथा पादरियों पर उसने विशेष रूप से प्रहार किया। वह व्यंग में कहा करता था कि दुनिया में एक ही तो ईसाई था, वह भी सलीब पर चढ़ा दिया गया। There was only one Christian and he too died on the cross. कैथोलिक चर्च के पाखंड, अंधविश्वासों और क्रूर असहिष्णुता के कारण उसने उसे नष्ट कर देने का आह्वान किया। एक्राजे लेफ्राम। जिस प्रकार से भारत में भी जो किताबों में और जिस तरह के का माहौल बनाया गया और जिस तरीके से आलोचना होती है, अगर हम देखें तो कमोबेश हर देश में ऐसी स्थितियाँ थी, लेकिन एक तरफा किसी एक धर्म संस्कृति की आलोचना करना उचित नहीं है। तो आप फ्रांस का इतिहास के माध्यम से यूरोप की संस्कृति को समझ पा रहे हैं और भारत से उसकी थोड़ी तुलना करने में हम सक्षम पाते हैं और उससे एक नया दृष्टिकोण विकसित होने का यहाँ पर प्रयास किया गया। वोल्टेयर ने भ्रष्ट एक तंत्र की भी आलोचना की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हुए उसने यह कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात गलत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हुए उसने यह कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मुझे याद है राजस्थान पत्रिका में ये स्टेटमेंट बराबर लिखा जाता था, मुझे बड़ा प्यारा लगता था क्योंकि मैं हाई स्कूल में पढ़ चुका था। मुझे बहुत प्यारा सेंटेंस लगता है। वोल्टेयर के लिए वोल्टेयर ने कहा था किसके लिए? भ्रष्ट एक तंत्र की आलोचना की थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हुए उसने कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार उसने तत्कालीन फ्रांसीसी समाज और व्यवस्था की कटु आलोचना की। उसकी व्यंग के चुटीलेपन से लोग आहत हो जाते थे। उसके विचारों ने फ्रांस को पूरी तरह झकझोर डाला, लेकिन उसके विचार प्रायः सतही होते थे और वह अनावश्यक निर्णयों तक भी पहुंच जाता था। वह यह तो जानता था कि क्या अच्छा है, लेकिन इस अच्छे कार्य को क्रियान्वित करने के लिए उसके पास न तो विश्लेषण था और न ही कोई कार्यक्रम। वह इस बात का सुझाव न दे सका कि इंग्लैंड की संस्थाएं फ्रांस में कैसे लाई जाएं, इसलिए उसकी आलोचना को रचनात्मक स्वर नहीं मिला। इससे हमको यह समझने की मान्यता मिलती है, समझने की व्यवस्था बनती है कि केवल आप आलोचना का हिस्सा मत बनिए बल्कि समाधान का हिस्सा बनिए। और जितने भी अथॉरिटीज़ होते हैं, अथॉरिटी के पास आप जाएंगे तो उस अथॉरिटी उस व्यक्ति को लाइक करता है कि वो समाधान लेकर आते हैं, तो आप समाधान का जो हिस्सा बनेंगे उनकी इज्जत होगी। इसके बावजूद वोल्टेयर अपने समय का सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लेखक था। फ्रेडरिक महान जैसे शासक से उसकी मित्रता थी और उसके साथ वह वर्षों तक बर्लिन में सम्मानित अतिथि की तरह रहा। रूस की महारानी कैथरीन भी उसे अपने दरबार में बुलाने को लालायित थी। दूसरी ओर सामंत और पादरी उससे आतंकित रहते थे। उसकी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया जाता था। कहने की आवश्यकता नहीं थी कि इंग्लैंड के विषय में लिखे गए उसके लेखों लेटर्स ऑन इंग्लिश को पेरिस की पार्लमा ने खुलेआम जलाने का आदेश दिया था। उसे 18वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का प्रस्तोता कहा जाता है।
18वीं सेंचुरी के पुनर्जागरण का रेनासा का प्रस्तुता कहा जाता है, और उसे फ्रांस ही नहीं पूरे यूरोप में विवेक, प्रबुद्धता और प्रगति के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का श्रेय प्राप्त है। उसे विश्वास हो चला था कि फ्रांसीसी धीरे धीरे उसकी बातें जरूर मानेंगी और भविष्य बेहतर होगा। उसने एक मित्र को लिखा था, फ्रांसीसी लोग समझते तो हैं लेकिन देर से। युवा लोग बेहतर दिन देखेंगे। फ्रेंच पीपल कम टू थिंग्स लेट बट दे डू कम। यंग पीपल हैव टू सी फाइन थिंग्स। उसकी मृत्यु के एक दशक बाद हुई क्रांति ने उसके विचारों को क्रियान्वित कर पुष्ट कर दिया। मॉन्टेस्क्यू 1685 से 1755, 1685 से 1755। मॉन्टेस्क्यू को राजनीति विज्ञान का पहला महत्वपूर्ण विचारक, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। मॉन्टेस्क्यू को राजनीति विज्ञान का पहला महत्वपूर्ण विचारक, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। सबसे पहले उसने फारस के खत, पर्शियन लेटर्स में काल्पनिक यात्रियों के माध्यम से तत्कालीन फ्रांसीसी समाज की आलोचना की। वह इंग्लैंड से बहुत प्रभावित था और राजतंत्र का समर्थक था, लेकिन वह राजा की शक्ति को संतुलित या नियंत्रित करने के लिए अन्य संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना चाहता था। उसकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में राज्य का तर्कपूर्ण विवेचन है। उसने इतिहास को सामने रखकर यह सिद्ध किया कि सरकारों का आधार स्वेच्छा से नहीं बनाया जा सकता। उनका जन्म विशेष स्थिति में होता है और उन्हें किसी देश काल की जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। उसने राज्य के 3 काम बताए। कानून बनाना, उसने राज्य के 3 काम बताए। कानून बनाना, उसे लागू करना और कानून की व्याख्या तथा न्याय करना। इसके लिए उसने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कल्पना की। उसने इन तीनों कार्यों को पृथक संस्थाओं द्वारा किए जाने अर्थात शक्ति के विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर का विचार प्रदान किया। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के फॉर्म में। इस तरह राजा की निरंकुशता के स्थान पर एक वैधानिक राजतंत्र का उसने पक्ष लिया। उसने परोक्ष रूप से फ्रांस के एकतंत्र और केंद्रीकरण की आलोचना की तथा राजतंत्र को बेहतर बनाने के सुझाव सामने रखे। उसने पहली बार परंपरागत व्यवस्था का एक विकल्प प्रस्तुत किया। उसकी बातें कितनी मूल्यवान थी, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि अमेरिकी संविधान में उन्हें स्वीकार किया गया और क्रांति काल में भी उसके सिद्धांतों को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। आज भी इस सिद्धांत की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है और विभिन्न देशों के संविधानों में उसे कमोबेश स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूरी तरह अलग अलग रखने का विधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्वीकार किया गया है। फ्रांस की क्रांति की बात हो और रूसो की चर्चा नहीं हो, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रूसो की बात करते हैं। रूसियो कहते थे इसको, 1712 से 1778, 1712 और टू 1778। रूसो एक रोमांटिक व्यक्ति था। उसने अपने आचरण तथा लेखन में रूढ़ियों की अवहेलना करके स्वतंत्रता और समानता का विचार प्रस्तुत किया। उसने अपनी कुशल लेखनी के सहारे साहित्य, शिक्षा, समाज और राज्य के विषय में नए विचार प्रस्तुत किए और लोगों को भावना तथा विवेक दोनों ही स्तरों पर प्रभावित किया। उसने सामान्य इच्छा और जनता में निहित प्रभुसत्ता का विचार दिया। जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली, तो ये जो वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं न कहीं यहाँ से उठाया हुआ है। उसने सामान्य इच्छा और जनता के निहित प्रभुसत्ता का विचार दिया। उसने राज्य के दैवी सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए बताया कि राज्य का जन्म किसी समझौते से होता है। इस तरह उसने समझौता करने वालों अर्थात जनता को शक्ति संपन्न बताया। बहुत विवेकपूर्ण और तर्कसंगत विश्लेषण न कर पाने के बावजूद उसने तत्कालीन समाज को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। उसने व्यक्ति के नैसर्गिक गुणों के सहज विकास को महत्व दिया। समाज की असमानताओं के स्रोत की बात करते हुए उसने स्पष्ट किया कि मनुष्य संपत्ति और संस्थाओं के बंधन में धीरे धीरे अपने आप को बांधते हुए और कुटिल
और प्रकृति से दूर होता गया। एक दूसरी पुस्तक एमिले में उसने शिक्षा को व्यक्ति के सहज और नैसर्गिक विकास का उपकरण बताया। आज के मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन जैसी शिक्षा पद्धतियों का पूर्वाभास उसमें मिलता है, लेकिन मॉन्टेसरी और भी जो शिक्षा पद्धति है, अगर उसको देखें तो पंचतंत्र में जो विष्णु शर्मा ने जो आधार कहानियों के माध्यम से वो उसमें उसकी झलक मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इस तरह का था और उसको बाद में परिष्कृत करते हुए एक नई शिक्षा पद्धति मॉन्टेसरी किंडरगार्टन जो दिखाई देता है, उसकी झलक हमारे यहाँ पहले से मुझे देखने को मिलती है। अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने राज्य की उत्पत्ति की एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उसके अनुसार मनुष्य पहले प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर में रहता था और वह आदिम परंतु निर्मल था। इस तरह उसने एक जंगली किंतु सरल नोबल सेवेज समाज की कल्पना की। इसी समाज में सभी लोगों ने सबके हित में अपने अपने अधिकारों का परित्याग कर एक समवेत शक्ति गठित करने के लिए समझौता किया और राज्य का जन्म हुआ। इस राज्य में सामान्य इच्छा जनरल विल ही प्रभु इच्छा सॉवरेन विल थी। दूसरे शब्दों में उसने सत्ता का स्रोत किसी एक व्यक्ति या दैवी इच्छा को न मानकर समष्टि समाज के समवेत रूप को माना। उसने घोषित किया कि जनता की इच्छा ही किसी सरकार को वैध बनाती है। इट इज़ द विल ऑफ द पीपल दैट रेंडर्स गवर्नमेंट लेजिटिमेट। उसके विचार न तो इतिहास के तथ्यों पर आधारित और न ही तर्कसंगत थे, लेकिन उसने पुनः प्राकृतिक स्थिति की ओर लौटने बैक टू नेचर की बात करके समाज की कृत्रिमता पर प्रहार किया और साहित्य से लेकर सामान्य जनजीवन हर कहीं उसका शीघ्र प्रभाव पड़ा। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है रूसो का। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर बंधनों में बंधा रहता है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स कहकर उसने एक साथ मनुष्य में स्वतंत्रता की लालसा जगाई और बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा दी। रूसो की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि उसने मनुष्य की प्रगति को नकारा और मनुष्य को पशु बना देना चाहा। वह कल्पना लोक में रहता था और उसे यथार्थ की कोई पहचान नहीं थी। जो भी हो, उसने एक रूढ़िवादी समाज को द्वलित तो कर ही दिया था। यद्यपि उसने क्रांति के विचार और तत्कालीन व्यवस्था का विकल्प नहीं प्रस्तुत किया, तथापि तत्कालीन संस्थाओं को नकार कर उसने परिवर्तन की इच्छा और संभावना स्पष्ट की। उसकी आस्था का केंद्र मानव था, इसलिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द हमारे संविधान में मिलते हैं, जैसे सिद्धांत उसकी लेखनी से प्रकट हो सके। तत्कालीन समाज से लोगों का मोहभंग करने में उसे सफलता मिली और मध्यम वर्ग उसका अनन्य भक्त हो गया। क्रांति की अवधि का सबसे शक्तिशाली नेता रॉबस्पियर तो उसे मसीहा और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पवित्र ग्रंथ बाइबल की तरह मानता था। क्रांति पर रूसो का स्पष्ट प्रभाव पड़ा था, लेकिन यह प्रभाव प्रेरणा की सीमा तक ही था। नेपोलियन कहा करता था, रूसो बहुत बुरा था, उसी ने क्रांति को आसन्न किया। रूसो वॉज बैड मैन, अ वेरी बैड मैन, ही कॉज द रेवोल्यूशन। व्यवहारिक स्तर पर उसके विचार क्रियान्वित नहीं हो सकते थे, इसलिए रूसो विचारकों में सम्मानित होते हुए भी एक रूमानी लेखक, रोमांटिक राइटर माना जाता है, परंतु उसकी प्रतिभा पूर्णतः असंदिग्ध है।